हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। जो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी उससे आगे हम पढ़ेंगे। जो चैप्टर है इसको आज हम ख़त्म करते हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ प्रिंसिपल इश्यूज़ के बारे में कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी इकोनॉमी में। पूरे देश की अगर इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। उससे पहले एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है और माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस रह सकते हैं और यही इनके इश्यूज बन जाते हैं। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एक छोटे लेवल पर यानी कि एक इंडिविजुअल लेवल पर हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। और उसके बाद अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं पूरी कंट्री के लेवल पर, या फिर इसको कह सकते हैं कि इकोनॉमी एज अ होल हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। और उसके बाद बात आती है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखें तो इसमें जो सेंट्रल इश्यूज होते हैं वो हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, कई बार हम देख चुके हैं कि जो सेंट्रल इशू रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रहेगा कि रिसोर्सेज का किस तरह से हम एलोकेशन करें, किस तरह से हम इनको मैनेज कर सकते हैं जिससे कि हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पाए। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सेंट्रल इशू है वो हाउ टू स्पेंड का है, किस तरह से हम रिसोर्सेज को खर्च करें ताकि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो सके। उसके बाद अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओवरऑल आउटपुट की बात करते हैं कि जितना भी आउटपुट होगा पूरी कंट्री में, उस पूरी कंट्री के आउटपुट की बात करते हैं। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो किसी एक बंदे ने डिमांड कर ली, किसी दो बंदे ने डिमांड कर ली, तो वो एक इंडिविजुअल लेवल पर हम डिमांड को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जितना भी आउटपुट होगा पूरे देश में, पूरी कंट्री में, पूरी इकोनॉमी में जितना भी आउटपुट होगा उसकी स्टडी हम करते हैं। और साथ में जो एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट पूरे देश पूरे देश का एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं कि ये नहीं है कि अगर एक घर में कोई व्यक्ति बेरोजगार बैठा है, किसी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। नहीं, हम स्टडी करेंगे एम्प्लॉयमेंट को मैक्रो इकोनॉमिक्स में। वो एम्प्लॉयमेंट स्टडी होगा यहाँ पर जो पूरे देश में होगा। जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, और भी कई स्टेट्स हैं जिनमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स को कौन हैंडल करता है? गवर्नमेंट हैंडल करती है। और जब गवर्नमेंट की बात आती है तो वो हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि इसमें फैक्टर्स होते हैं डिमांड और सप्लाई, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिमांड और सप्लाई है वो सिर्फ हम कंज्यूमर की डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं। कंज्यूमर यानी जो इंडिविजुअल लेवल पर, छोटे लेवल पर डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। अब एग्रीगेट क्या होता है? एग्रीगेट होता है टोटल। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखें तो किसी एक इंडिविजुअल ने डिमांड करी, फिर दो इंडिविजुअल ने डिमांड करी, 3 4 10, मतलब छोटे से लेवल पर लोग डिमांड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी इकोनॉमी में जितने भी बंदे हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबकी डिमांड को मिलाकर, उन सबकी सप्लाई को मिलाकर हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर स्टडी करते हैं। तो माइक्रो और मैक्रो में अब हम देख लेते हैं कि कुछ इकोनॉमिक एजेंट होते हैं। अब ये इकोनॉमिक एजेंट होते कौन हैं? इकोनॉमिक एजेंट होते हैं जो भी इकोनॉमी में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि कंज्यूमर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। अब कंज्यूमर कौन होता है? जो चीज़ों को, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। और प्रोड्यूसर कौन होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से हम इनको इकोनॉमिक एजेंट बोल सकते हैं। तो इकोनॉमिक एजेंट माइक्रो में डिफरेंट होते हैं और मैक्रो में थोड़े डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रो में एक इंडिविजुअल लेवल पर बात कर रहे हैं और मैक्रो में हम एक
होल एज अ होल हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर होता है, प्रोड्यूसर होता है, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें गवर्नमेंट होती है, आरबीआई होती है, सेबी होती है। अब ये कौन होते हैं? इनका रोल सबसे ज़्यादा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्यों? देखिए, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यानी कि जो सरकार है, सरकार कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ बनाती है। अब पूरे देश के लिए अगर पॉलिसीज़ बनानी है तो वो कौन बनाएगा? वो बनाएगी गवर्नमेंट, वो हमारी सरकार बनाएगी। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज़्यादा हो रहा है तो रोज़गार लेके आने के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ बनाती है। जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में HKRN नाम से है। तो HKRN क्या करता है, वो जो भी बेरोजगार स्टूडेंट्स हैं उनको काम देने का वो काम करता है। तो ये पॉलिसीज़ किसने बनाई? ये पॉलिसी बनाई गवर्नमेंट ने, सरकार ने बनाई। तो यहाँ पर सरकार का एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर हो जाता है। तो गवर्नमेंट जो है क्या बनाती है? गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसीज़ भी बनाती है। अब ये फिस्कल पॉलिसीज़ कौन सी होती हैं? फिस्कल पॉलिसीज़ होती हैं जो मेनली एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट खर्चा करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर हो सके। जैसे जहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है वहाँ पर हॉस्पिटल्स बनवा दिए, जहाँ पर स्कूल की कमी है, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि लिटरेसी रेट को बढ़ाना है, ओवरऑल तो वैसे तो बढ़ाना ही है, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा कमी दिखती है तो वहाँ पर थोड़े वो क्या करते हैं, थोड़े ज़्यादा स्कूल खोल देते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ बनाती है। तो वो फिस्कल पॉलिसीज़ के अंडर आते हैं और फिस्कल पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट खर्चा करके सोशल वेलफेयर को बढ़ाती है। इसी तरह से आरबीआई का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आरबीआई कौन? आरबीआई होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक एपेक्स बैंक है हमारी इकोनॉमी का, हमारी इंडियन इकोनॉमी का एक एपेक्स बैंक है, सबसे टॉप पर जिसको हम कह सकते हैं, जिसके अंडर सभी जितने भी बैंक्स हैं वो सारे इसके अंडर में काम करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में? जैसे कि मान लीजिए महंगाई हो रही है, वैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है आरबीआई। तो देखिए, अगर मान लीजिए महंगाई हो रही है, महंगाई होने का मतलब क्या है कि एक तरीके से लोगों के पास पैसा ज़्यादा होना। अगर लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, वो डिमांड करेंगे, और डिमांड वो इतनी करेंगे जितनी कि कोई प्रोड्यूसर शायद ही उसको वो सप्लाई कर पाए। मान लीजिए डिमांड हम कर रहे हैं 1000 यूनिट्स की, क्योंकि हमारे पास पैसा है, अभी हमारे पास खरीदने के लिए पैसा है, तो हम 1000 यूनिट की किसी भी चीज़ की हम डिमांड कर रहे हैं। लेकिन प्रोड्यूसर ने सोच के बनाया था कि प्रोड्यूसर ने सिर्फ 700 यूनिट्स ही बनाई थी, क्योंकि उसको पता था अभी तक कि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, तो इसीलिए उसने सिर्फ 700 यूनिट ही बना दी। लेकिन अब डिमांड हो गई 1000 यूनिट की। तो अब ये जो 300 यूनिट्स हैं इनकी सप्लाई नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि है ही नहीं, तो कहाँ से हो पाएगी? तो इस तरीके से ये जो 300 यूनिट्स हैं, इन 300 यूनिट्स के अगर मान लीजिए इसका नुकसान हो रहा है प्रोड्यूसर का, तो वो क्या करेगा, अपनी चीज़ों के प्राइजेस को बढ़ा देगा, क्योंकि ना तो वो इस टाइम पे वो 300 जो यूनिट्स हैं उनको वो क्या करेगा, 300 यूनिट्स को वो एकदम से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत है, तो इस तरह से वो चीज़ों के प्राइजेस बढ़ा देगा, जिससे लोग जितना भी अगर उनसे प्राइस डिमांड करी जा रही है तो वो उतना प्राइस पे करने के लिए तैयार होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा था, पैसे से उन्होंने डिमांड करी, सप्लाई उतनी नहीं हो पाई, जिससे चीज़ों के प्राइजेस बढ़ गए, और चीज़ों के प्राइजेस जब बढ़ते हैं तो वो क्या होते हैं, वो इन्फ्लेशन की तरफ इशारा करते हैं। तो इस तरह से आरबीआई को हम किस में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, और जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसको भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर ही स्टडी करते हैं। उसके बाद सेबी की बात करते हैं। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक एंड एक्सचेंज को देखता है। स्टॉक और जो एक्सचेंज हैं वो सारे किसके अंडर में आते हैं, वो सारे सेबी के अंडर में आते हैं। सेबी ही इन चीज़ों को रेगुलेट करता है।
तो इस तरह से यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट का रोल है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल है, और सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का रोल है। उसके बाद अगर हम स्कोप की बात करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ काम आती है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, नेशनल इनकम को स्टडी करते हैं। तो नेशनल इनकम के कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे जीडीपी हो गया, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, जीएनपी हो गया, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, एनएनपी हो गया। तो इस तरह के काफ़ी फैक्टर्स हैं जिनको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर ही स्टडी करते हैं। पूरी राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, पूरे नेशन की इनकम की अगर बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम अल्टीमेटली मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी देश की इकोनॉमी की ही बात तो कर रहे हैं। तो इस तरह से नेशनल इनकम की बात भी किस में होगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में होगी। अब इसको हम थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात करी कि जो रोजगार है, जो बेरोजगारी है, उसके लिए पॉलिसीज कौन बनाती है, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, जिसकी वजह से हम एम्प्लॉयमेंट को कहाँ पर पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अच्छा, इसको थ्योरी ऑफ मनी भी बोल सकते हैं। थ्योरी ऑफ मनी क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर रोल किसका है, आरबीआई का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही एक एपेक्स बॉडी है जो कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी में पैसों को वो सर्कुलेट करती है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करते हैं कि पैसा छापने का काम कौन करता है, तो वो आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। तो अगर देखो, हमने अभी बात करी कि इन्फ्लेशन अगर हो जाए तो आरबीआई उसको कैसे कंट्रोल करेगा। तो आरबीआई उसको दो मेथड से कंट्रोल करता है, एक क्वांटिटेटिव होते हैं, एक क्वालिटेटिव होते हैं। तो वो हम आगे चलकर बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम इतना समझ लेते हैं, एक ओवरव्यू के लिए हम समझ लेते हैं कि आरबीआई का ही एक मेन रोल है, किसमें, आरबीआई का रोल है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। तो इस तरह से आरबीआई का रोल हम इसमें स्टडी करते हैं, और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, थ्योरी ऑफ मनी भी है। अब गवर्नमेंट बजट होता है। गवर्नमेंट बजट, जैसे घरों में भी हम बजट बनाते हैं। अगर मान लीजिए कोई फेस्टिवल आ रहा है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा बजट कितना है। मान लीजिए आपको कोई चीज़ लेनी है, आपको बाइक खरीदनी है, कि अगर मान लीजिए आपने एग्ज़ाम में टॉप किया और आपके मम्मी पापा ने बोल दे कि आपको बाइक दिलवाई जाएगी, तो बाइक दिलवाने से पहले वो अपना थोड़ा बजट देखते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है भी या नहीं भी। तो इसी तरह से ये हमारे घर का बजट हो गया, और घर के बजट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, खर्चा करते हैं कि इतने पैसे हम यहाँ पर खर्च करेंगे, इतने पैसे हम शादी पर खर्च करेंगे, इतने पैसे हम बाइक पर खर्च कर देंगे, एंड सो ऑन। तो इसी तरह से अगर पूरे देश के लिए बजट बनाना हो तो पूरे देश के लिए बजट कौन बनाएगा, पूरे देश के लिए बजट बनाएगी गवर्नमेंट, यानी कि सरकार। तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम गवर्नमेंट बजट की भी बात करते हैं। और एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट क्या होती है? एक्सचेंज रेट जैसे हमें पता है कि जो अमेरिकी डॉलर है ज़्यादातर वही चल रहा है। तो जो अगर हम $1 खरीदना चाहें, या $1 की वैल्यू कितनी हम करते हैं, ठीक है, तो $1 की वैल्यू अगर हम बात करें तो जैसे कि 89 या 90 रुपीज़ रहती है, तो वो होती है एक्सचेंज रेट होती है। आगे चलकर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है वो भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स की, जो कि वीडियो का भी और चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक रहेगा। यहाँ पर देखिए माइक्रो और मैक्रो पैराडॉक्स होता क्या है। माइक्रो में बात किसकी करते हैं, हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, छोटे लेवल पर बात करते हैं। तो छोटे लेवल पर ही बात करके चलेंगे एक बार। मान लीजिए हम सेविंग कर रहे हैं, और सेविंग किस तरीके से कर रहे हैं, कोई एक व्यक्ति है वो 1000 रुपये दिन में कमाता है, उसमें से 500 रुपये वो सेविंग कर लेता है, तो वो उसके लिए अच्छा होगा, वो उसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। लेकिन क्या होगा अगर पूरी इकोनॉमी पूरा देश यानी कि मैक्रो लेवल पर सेविंग करने लगे, तो यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो गड़बड़ हो जाएगी, जो जीडीपी है वो ठप हो जाएगी। वो कैसे होगी? देखिए, अगर हम सभी लोग क्या करने लग जाएं, हम सभी लोग पैसा बचाने लग जाएं, सभी लोग सेविंग कर रहे हैं, खर्च हम कर नहीं रहे हैं, तो उससे क्या होगा, यानी कि हमारी डिमांड कम हो गई, देश में
जो जितनी भी चीज़ें हैं उनकी डिमांड कम हो गई है। अब डिमांड कम होने का मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर के पास जितनी सप्लाई थी वो सप्लाई आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि वो सप्लाई वहीं पर रुक गई है डिमांड ना होने की वजह से। अब क्या होगा, अल्टीमेटली जो प्रोड्यूसर है वो भी आगे चीज़ें बनाना बंद कर देगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक फैक्ट्री थी, एक फैक्ट्री में कोई प्रोड्यूसर है वो खिलौने बना रहा है, तो उसके खिलौने बिक नहीं रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसके खिलौने पड़े पड़े वहीं पर सड़ रहे हैं। तो अब वो जो खिलौने ऐसे ही पड़े हैं उनकी डिमांड नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आगे प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं आया। अब जब प्रोड्यूसर के पास आगे पैसा नहीं आएगा, ऑलरेडी उसका स्टॉक पड़ा है, तो फिर वो आगे क्यों बनाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, जो जीडीपी है अल्टीमेटली वो हमारी लो हो जाएगी। जितनी भी हमारी नेशनल इनकम थी, नेशनल इनकम हमारी बिल्कुल नीचे चली जाएगी। देखिए, जब जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं एक इकोनॉमी में, एक देश में, जीडीपी उसकी उतनी ज़्यादा ग्रोथ करती है। लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पर हम सेविंग कर रहे हैं, सेविंग की वजह से हमारी डिमांड कम हो गई, डिमांड कम होने की वजह से प्रोड्यूसर की इनकम, प्रोड्यूसर की सप्लाई बिल्कुल कम हो गई, जिसकी वजह से अल्टीमेटली देश की नेशनल इनकम और जीडीपी बिल्कुल लो चली जाती है। तो यहाँ पर ये माइक्रो और मैक्रो पैराडॉक्स इसलिए बन जाता है। पैराडॉक्स का मतलब क्या है, विरोधाभास, कि जहाँ पर माइक्रो लेवल पर सेविंग एक व्यक्ति के लिए एक वर्च्यू है, तो वहीं पर अगर मैक्रो लेवल पर देखें तो मैक्रो लेवल पर सेविंग वर्च्यू नहीं है। तो ये जो है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स बन जाता है।